नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे सदन में बिगड़े बोल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र बुधवार को काफ़ी गर्मा गर्म रहा। बात व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई। डिप्टी सीएम की स्पीच के दौरान एक समय तो अखिलेश यादव तू तड़ाक पर उतर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त संयम के साथ राजनीतिक परिपक्वता दिखाई। उन्होंने डिप्टी सीएम का बचाव करते हुए पूर्व सीएम के बर्ताव को अमर्यादित करार दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार का सत्र काफी हंगामेदार रहा। सबसे पहले अखिलेश यादव सदन में बीजेपी सरकार पर जमकर फूटे। उन्होंने योगी सरकार को इतिहास की सबसे विफल सरकार बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसका जवाब देने के लिए मैदान में आए। वो बोल ही रहे थे कि अखिलेश ने टोकते हुए पूछा कि आप लोक भवन में कब बैठ पाएंगे। जवाब में मौर्य ने कहा कि लोक भवन में बीजेपी का राज है। ये भी बोले कि आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में नहीं आने देगा। साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर शायद उत्तर प्रदेश की जनता ठीक करेगी। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा। डिप्टी सीएम के लिए अखिलेश बोले कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, ये भूल गए इनके जिले के मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, बताइए बताइए। इस तरह की भाषा का प्रयोग शुरू होने लगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने टोका कि आपस में बहस नहीं करें। इसके बाद दोबारा मौर्य की बोलने की बारी आई। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा 2027 में चुनाव आएगा, माफी चाहिए 2027 में चुनाव आएगा। मैं ये मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। सैफई का जिक्र करते हुए मौर्य ने अखिलेश की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मौर्य ने कहा आपका अभी कोई भविष्य नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, मेट्रो किसने बनाया है, एक्सप्रेसवे किसने बनाया है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेचकर ये सब बनवा दिया। फिर क्या था, अखिलेश यादव डिप्टी सीएम पर बिफर पड़े। सीट से खड़े होकर और गुस्से में केशव प्रसाद मौर्य को अपशब्द कहने लगे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल शांत रहे। हालांकि अखिलेश की तू तड़ाक करने के बाद वो उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी संयमित और नपीतुली भाषा में केशव प्रसाद मौर्य का बचाव किया। एक लीडर की तरह यह भी समझाया कि सदन में माननीयों की भाषा कैसी होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 1 घंटे से अधिक हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना, हमने उनकी बात सुनी। इस सदन में सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का क्या मतलब है। और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, यह ठीक नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सवाल सैफई का नहीं है। सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को गिनाने का अधिकार है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सदन में इस तरह माननीयों को व्यवहार करना चाहिए। क्या सदन में बातचीत का स्तर इतना गिर गया है? अगर वरिष्ठ नेता ऐसा करेंगे तो नए विधायक क्या सीखेंगे? सदन की मर्यादा तार तार करने का हक आखिर किसने दिया? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल अपने इस खास पेशकश सदन में बिगड़े बोल में। और साथ ही हमारे 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ 2 जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा दें, उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। रमाकांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। भुवन जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि जिस तरह के बोल बिगड़ गए अखिलेश यादव के, आमतौर पर इस तरह के बिगड़े बोल नहीं देखे जाते। आखिर क्या वजह रही? क्योंकि सदन की अपनी एक मर्यादा होती है और जो बड़ा नेता होता है उससे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। रविंद्र जी, बहुत समय से आपके साथ पत्रकार लगातार रहता हूँ और जिस तरह से आप एक पत्रकार की हैसियत से अंदर तक की बातें खोज के लाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, मैं दिल बार बार आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। पता नहीं क्या ऐसा एक मुझे आप में दिखाई देता है कि लगातार आप जो जमीनी हकीकत है उसको लेता है। निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का आचार विचार व्यवहार पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश की जनता, हमने साधारण कार्यकर्ता बल्कि विपक्ष भी मुझे फोन करके कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी का आचरण ऐसा है और इतना प्रेम देते हैं लोगों को, ये एक सीक्रेट नेचर होता है। निश्चित तौर पे कल हमने देखा सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक लगातार इस तरह की असंवैधानिक भाषा जिसे तो मैंने ट्वीट भी किया था। और असंवैधानिक भाषा इस तरह की आप अपनी सैकड़ी की जमीन बेच के लाओगे, पैसे लाएंगे क्या? ये निश्चित तौर पे एक मुझे लगता है सैकड़ी के लोगों का नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान के रूप में, और एक संवैधानिक व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल जचता नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे उसके बाद थोड़ा सा क्रिया के बदले जो प्रतिक्रिया होती है वो थोड़ा सा
माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की। निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे योगी जी ने बाद में आए और भी बचाव करा, तो योगी जी को भी चाहिए कि पहले अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को इस तरह की जो भाषा शैली है और संवैधानिक भाषा है उसका पाठ पढ़ा ले। माननीय नहीं भुवन जी, इस बात से तो हम सहमत है, लेकिन मुझे लग रहा है इतिहास में इस तरह से तूतड़ा की भाषा का प्रयोग और इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ, मैं खुद इस मामले में अचरज में हूँ और निश्चित तौर पे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी उप मुख्यमंत्री और आधा तो मैं तो कह रहा हूँ उप मुख्यमंत्री को तो सिराई की महान जनता ने बहुत कुछ सबक सिखाया है। एक बार उप मुख्यमंत्री रहते हो चुनाव हार गए, तो बहुत ही मतलब एक ऐसी बात होती है, उप मुख्यमंत्री और चुनाव हार गए और उसके बाद भी उनकी भाषा शैली, उनके तेवर ऐसे हैं कि वो एक विपक्ष का नेता, एक मुख्यमंत्री के बाद मेरे ख्याल से जितना मेरा संवैधानिक ज्ञान है, कानून का विद्यार्थी होने का, अगर मुख्यमंत्री के बाद कोई पद सबसे गरिमामय पद है तो मेरे ख्याल से विपक्ष का नेता का पद होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए उस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे मैं इसको कहूंगा कि हमारे नेताजी द्वारा भी गलत। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की भाषा तो संयमित थी। अगर अखिलेश यादव को बयान देना था या उनके विषय में कोई कहना था तो योगी आदित्यनाथ ने उस तरफ इंडिकेशन किया कि आप मर्यादित तौर पर बाद में अपनी बात रख लेते। लेकिन जिस तरह की इसको बहुत छोटे स्तर की भाषा कहा जाता है, बहुत बेहतरीन भाषा नहीं कहा जा सकता। और ऐसे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों उनसे इस तरह की भाषा का तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद ही नहीं है। रविंद्र जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये क्रिया के बदले प्रतिक्रिया थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी का विचार बार बार आप बोले मैं बोलूँ तो ये अच्छी शक्ति नहीं होगी। वो एक हृदयस्पर्शी व्यक्ति है और बहुत मानवीय मूल्यों को और मानवीय स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं, बड़े ध्यान से अपने विपक्षियों से, अब तो उनका कार्यकर्ता है, विपक्षियों से बड़े आपत्ति कहाँ पे है, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा? देखिए तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि उन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह से डायरेक्ट जो अपने उद्बोधन में कर रहे थे, निश्चित तौर पे वो लगातार हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी को। और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा क्रिया के बदले प्रतिक्रिया अलावा कुछ। ठीक, रमाकांत जी, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन पर्सनली अटैक का क्या मायने है कि सैफई की ज़मीन बेचकर आपने सारा पैसा लगा दिया और आपको सत्ता में नहीं आने देंगे? जो पर्सनली अटैक है शायद उस वजह से बात बिगड़ गई। क्या सदन में गंभीर बातें और विषय पर बात करनी चाहिए या नेताओं पर पर्सनली अटैक हो जाने चाहिए? देखिए रविंदर जी, यहाँ पर हम सबको ये समझने की जरूरी है, न कि एक सदन के अंदर में हमको देखते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर में एक मर्यादित होता है, एक सीमाएं होती हैं, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि जो है सदन में जब जाता है तो उसकी सीमाएं और बढ़ जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर वहां पर जिस तरह से वहां पर परिस्थिति बनी वो चीज नहीं होना चाहिए। चाहे मैं कह रहा हूँ सैफई की ही बात हो, चाहे जिस तरह से पिताजी के शब्दों का जैसे वहां पर अखिलेश जी द्वारा क्या किया वो भी चीज नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है, जो उदाहरण के तौर पर देखेंगे, आज तो ये विधानसभा की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं जो कि सदन, हम लोगों ने देखा है संसदों में भी इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग होता है, वहां पर जो क्रियाकलाप होती है, बिल्कुल ये किस तरह का उदाहरण आप किसी एक नहीं, आपको लगता है कि सदन में इससे पहले कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ? विधानसभा में तो हुआ था, ऐसा तो नहीं है जो कि विधानसभा में नहीं हुआ था। किसने किया? पहले भी 2017 से पहले हमने देखा था जो कि बहुत बार ऐसी बातें हुई थी। लेकिन मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर में जो जनता विश्वास करके, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता का ये प्रदेश है, निश्चित तौर पर पूरी विश्वास के साथ, पूरी एक संवेदनशीलता के साथ सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए वहां पर जो जनप्रतिनिधि है उनको बहुत कुछ सोच करके वहां पर जवाब देने की बात होती है। अब जब आप देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य की भाषा में कोई अमर्यादित बात आपको नजर आई? क्या कह रहे हैं रविंद्र जी? डिप्टी सीएम की भाषा में कोई अमर्यादित बात आपको नजर आई जिस वजह से ये पूरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। जैसे सैफई की जमीन की जहां तक बात, जो सैफई का जमीन आप बेच करके आए हैं, ये चीज भी नहीं होना चाहिए था वहाँ। देखिए ये चीज भी आप उसी लेवल पर आप कहते किसी और का जमीन, किसी और उसी भाषा का उसी लेवल पर अगर जवाब देते तो मुझे लगता था जो कि एक बराबरी का बात बनता। लेकिन जिस तरह से पिताजी और माताजी को बीच में लेकर के आना, ये बहुत ही ज्यादा हो गया। ये सीमा नहीं होना चाहिए था, ये सीमा नहीं लांघना चाहिए था किसी को भी। मैं रहूं, आप रहें, कोई भी रहे, सदन के अंदर में जो भी जनप्रतिनिधि खड़े थे वहां पर निश्चित तौर पर वहां पर जो मुख्यमंत्री जी ने जो इनिशिएट लिया
वो बहुत ही अच्छा था और उन्होंने कहा भी जो कि इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो है तो इसमें से हटा दिया जाए विधानसभा की कार्यवाही के अंदर में। ये चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि विधानसभा ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ देश के संसद में भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो आए दिन हमें देखने को मिलती है। लेकिन सदन में जब इस तरह से नेता बयानबाजी करते हैं तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं, और मैं यही बार बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह की नौबत क्यों आई। इससे पहले भी सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ कि ठोक दो, कर्मी निकाल देंगे। ये शब्द भी आपको क्या लगता है कि ये मर्यादा के अनुरूप है? रमाकांत जी मुझे कह रहे हैं जी, हाँ देखिए नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो ये इसीलिए मैंने पहले पूछा कि ये नौबत आई क्यों कि एक पूर्व सीएम को इस तरह से कहना पड़ जाए और फिर वर्तमान मुख्यमंत्री को उस पर बचाव करना पड़ जाए। देखिए रविंदर जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर जनता को आप क्या काम कर रहे हैं, आपने हमें सरकार बनाने के लिए भेजा है, आपने हमें जनप्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मेदारियां दी है वो जानने का जनता को अधिकार है। अपनी सरकार की उपलब्धि को गिनाना भी हम लोगों का अधिकार बनता है। तो आप अगर वहां पर अगर इस तरह की अगर बात रखते हैं, सदन के अंदर में रखते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी जो है तो हम लोगों ने देखा है जो कि 30 दिन का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, ऐसे कार्यकाल के लिए जो है तो हम जनता के सामने जाते हैं, उनके सामने हम अपनी फीडबैक रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, हम अपनी सारी बातें रखते हैं वहां पर, ये उनको जानने का अधिकार है। लेकिन अमर्यादित शब्द का कहीं पे भी सदन हो या सामाजिक व्यवस्था हो, वहां पर कहीं पे भी जगह नहीं है। रमाकांत जी, ये बात मुझे आपकी बहुत मतलब संतुष्टि प्रदान कर रही है कि आपने दोनों को दोषी ठहराया कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, और यही बात होनी भी चाहिए कि जब हम जनता के समक्ष कोई बात रखते हैं तो वो बैलेंस बात रखें, ताकि नेता की जो अपनी शख्सियत है वो चमके और उसके शब्दों का मान रखा जाए। भुवन जी, बड़े मुद्दों की बात करी रमाकांत जी ने कि बड़े मुद्दे जो है उठाए जाने चाहिए। क्या लग रहा है वर्तमान समय में, क्योंकि राज्यपाल का भाषण भी हमने सुना, अभिभाषण, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, बड़े मुद्दों को क्या दरकिनार किया जा रहा है, बड़े मुद्दों पर बात ही नहीं की जा रही है, जिस वजह से इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि अब तू तड़ाक तक मामला पहुंच गया है, भाषा थोड़ा बिगड़ने लगी है, बोल बिगड़ने लगे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश जी के भाषण को कल पूरे देश ने देखा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो अपनी सरकार की उपलब्धि के अलावा और सरकार से उनके जो सरकार उनकी गई है और आज जो हो रही है, उसके दोनों से उन्होंने विषय को कंपेरिजन करते हुए प्रश्न में पूछते हैं। निश्चित तौर पे आज हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मजबूत विपक्ष के बना के भेजा है। ठीक है। और अगर इस तरह की जो घटना घटी है, जो कल जो घटना घटी है, निश्चित तौर पे ये प्रारंभिक दौर में गुजर गई, तो मेरे को लगता है इस घटना से माननीय उप मुख्यमंत्री भी समझ लेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग भी इससे ऐसी घटना ना हो कि पूरी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और उप मुख्यमंत्री जी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। पहले प्रयास होते थे कि जब सदन चलता था तो फ्लोर के ऊपर कुछ बैक में भी बैठकें होती थी, अब उस तरह के प्रयास लगता है कि नहीं हो रहा है, जिससे आपसी सामंजस्य जो है दोनों तरफ से बिगड़ रहा है। बिल्कुल, एक राजनीति का एक वो बहुत स्वर्णकालीन दौर मैं कहूँगा। वो दौर भी था कि जब इस तरह से हम लोग बैठ के बाद में चर्चा परिचर्चा होती थी। निश्चित तौर पे अगर विभिन्न क्षेत्रों में गिरावट आई है तो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी गिरावट आई है, उससे कोई समाज बच नहीं सकता, क्योंकि समाज का यही अंग है। अगर खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है, थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में भी गिरावट आई है। और मेरे को लगता है किस तरह की गिरावट? मेरी बात को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ रविंदर जी, मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जी को अभी 2017 से 22 के जो हमारा विपक्ष था उस सिनेरियो में जी रहे हैं। उनको शायद हमारी जो बढ़ती ताकत है उसका एहसास नहीं है कि वो खुद तो चुनाव हार ही गए, उनको ऐसा लग रहा है कि वही पुराना 2017 वाला विपक्ष है। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। इस बार विपक्ष में 125 सदस्य हमारे जीत के आए हैं, जिसके तौर में जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे राज्य अध्यक्ष जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको लग रहा है विपक्ष तो मजबूत होता है तो अपनी बात मजबूती से रखे ना, तू तड़ाक तक तो नहीं उतर आएगा ना। मैंने उस विषय को तो मैंने आपके चैनल में पहले ही कह दिया, लेकिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को भी उस जो बदले में उप मुख्यमंत्री जी को जो बदले में परिदृश्य है उसमें अपने आप को डालने की आवश्यकता है और परिदृश्य बदल गया है। ठीक है। अगर वो सोचते हैं कि 2017-22 में जो कमजोर विपक्ष था वो स्थिति आज नहीं है। चलिए रमाकांत जी, ठीक है, भ्रम में निकलना पड़ेगा। ठीक है रमाकांत जी, विपक्ष मजबूत हुआ है, पहले वाली गफलत नहीं रहनी चाहिए और ये चीजें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भी समझनी चाहिए
लेकिन बड़े मुद्दों की हम फिर बात कर रहे हैं कि बड़े मुद्दों पर बात नहीं हो रही, इधर उधर की और पर्सनल अटैक शुरू हो गए, जिस वजह से ये नौबत आई। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको रखा अखिलेश यादव ने, लेकिन उन पर चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों उन पर बयानबाजी नहीं होती, क्यों उन पर बात नहीं रखी जाती। और दूसरी हमने एक और बात की कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और उसके बाद सदन में अगर इस तरह की चीजें आती तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। देखिए रविंदर जी, यहाँ पर विपक्ष कमजोर या मजबूत की बात नहीं है। यहाँ पर विपक्ष अगर कमजोर भी था तो पहले तो क्या प्रदेश का विकास नहीं हुआ, ऐसी तो बात नहीं थी। क्या मुद्दे नहीं थे, क्या विषय नहीं थे, सब कुछ था। तो उन विषयों पर चर्चा नहीं होती ना रमाकांत जी, उन विषयों के बारे, उन विषयों को गंभीरता आपकी सरकार डिनाई कर देती है ना। दिक्कत ही है, वो तो मानने के लिए तैयारी नहीं है कि किसानों के लिए कोई समस्या है, वो मानने के लिए तैयारी नहीं कि कोई छुट्टा पशु की कोई समस्या है, वो मानने के लिए तैयारी नहीं है कि बेरोजगारी है। वो कहते हैं कि हमें तो जनता सत्ता में लेकर आई है क्योंकि ये समस्या है नहीं। नहीं, देखिए सदन का जो कंप्लाइंस होता है वो हमेशा से ही रहा है, और कंप्लाइंस से बाहर जाकर के आप कोई काम नहीं कर सकते। बात रही गन्ने किसान की लेकर के चले, या किसान का, या युवा का, या रोजगार का, आप या हम सीएमआई की रिपोर्ट हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी उसका अध्ययन करते हैं। आज देखेंगे उत्तर प्रदेश का किस तरह का, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का दर ही अगर देखेंगे तो और प्रदेशों से बेहतर है उसकी पोजीशन। इवन कि मैं कह रहा हूँ दिल्ली की अगर मैं बात कर लूँ, मैं तो एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, 8.9% है, और यहीं पर आप देखेंगे 2.5 से 3% है उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ऐसा नहीं है जो कि विपक्ष जब कमजोर था तो काम नहीं होता था, उसके जो सदन चलाने के जो कंप्लायंस होते हैं वो हमेशा से ही रहे। सदन के कंप्लायंस से बाहर कोई किसी काम नहीं हुआ। नहीं तो दूसरी चीज में ये भी तो समझनी होगी ना रमाकांत जी, विपक्ष कोई अपनी पर्सनल बात तो खड़ी नहीं करता, वो तो जनता की जो बात है, जहाँ कोई कमियां रही होती वही तो उठाता है ना। नहीं, आप अगर सरकार की अगर उपलब्धियों को आप अगर कहेंगे जो कि सरकार की उपलब्धियां अगर गिनाती है, वहां पर उसका अधिकार है, वो जनता को समझने का अधिकार है। जो सरकार में हमने जिसको भेजा, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य को क्यों लगा, जब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है और जब अखिलेश अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो दोनों में फर्क क्यों? एक तरफ लग रहा है केशव प्रसाद मौर्य को कि आपको बीमारी है अगर आप अपने काम गिनाते हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम तो इतना काम। तो साफ है ना रविंदर जी, 2017 से पहले अगर देखेंगे और 2017 के बाद अगर देखेंगे, फर्क बिल्कुल तो हुए है ना। एक का काम बीमारी हो जाएगा और दूसरे का काम नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, फर्क साफ बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल जो 2017 से पहले कैसे काम हो रहे थे, 2017 के बाद का काम क्या हो रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे, हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भाषा या शब्द का गरिमा बिल्कुल बना रहना चाहिए, जिससे सबको एक संदेश, जनप्रतिनिधि के लिए जो है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है, और आप जो बोलते हैं उसके संदेश बहुत दूर तक जाते हैं। इसीलिए उन भाषा का गरिमा का ख्याल बिल्कुल रखना। बिल्कुल। भुवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भुवन जी बताइए। देखिए कल माननीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के नेता के रूप में कल स्पष्ट करा, जब उनसे बिजली के विभाग बिजली के मामले में काफी कोई नया प्लान नहीं बनाया, बिजली का उत्पादन कितना बढ़ाया, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने जाने लगे। निश्चित तौर पर जितना बिजली के क्षेत्र में काम हुआ वो हमारी सरकार में हुआ। नया प्रदर्शन क्या हुआ, नया क्या काम करा। 2001 सरकार जा चुकी है, दूसरी का भी अभी 2-4 महीने बाद 1 साल हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछने का जो उनका अधिकार क्षेत्र था, वो अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग फिर भी इसके बाद बोलना चाहेंगे, जैसे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बोला है कि हम लोग आशा करेंगे कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, सब लोग मर्यादित रहे, और इसमें मुख्य जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम अगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी मेरे एक काल में चाटा मारने लगे तो मैं दूसरा दे दूंगा, और दूसरे भी मारेंगे तो मैं तीसरा कहां से लाऊंगा, तीसरे में मुझे इनको फेंकना पड़ेगा, है ना। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की परिपाटी ना करें, और समाजवादियों को समाजवाद के स्वरूप को। भुवन जी जिस शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया ना वर्तमान में, वो भाषा भी मीडिया की नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है ये मीडिया में नहीं चलता, ये आम बोलचाल और सड़क छाप वाली भाषा में चलता है। देखिए मैं अपने गलती का मान करता हूँ, लेकिन मेरा उदाहरण बताने का मतलब था कि अगर ये मुझे एक गाल में मारेंगे, दूसरा गाल दे दूंगा, दूसरा गाल में तीसरा गाल दे दूंगा, लेकिन वो जब पर्सनल अटैक की उनके पराकाष्ठा कर दी तो माननीय अखिलेश यादव जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है रमाकांत जी। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, जो जिम्मेदारियां जनप्रतिनिधि को बहुत ज्यादा होती है, और आपके शब्द जो निकलते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो संदेश है बहुत दूर तक जाता है, और एक आप बिल्कुल एक बन जाते हैं, वहां पर एक कहते हैं क्योंकि आप एक आदत बन जाते हैं। तो इसीलिए शब्दों के ऊपर में बिल्कुल
बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, शब्द मर्यादित होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई, आप विपक्ष के तौर पर मजबूत रहे या कमजोर रहे, बात उसकी नहीं है। आप अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से रखें, वहां पर चर्चा हो, सदन के अंदर में चर्चा हो, और जनता को हर एक योजना का लाभ मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने जिस अपेक्षा के साथ हमें राजा में दूरदर्शिता होनी चाहिए। बड़े नेताओं से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो इस तरह से सड़कछा भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ बड़े नेताओं से ये भी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो पर्सनली अटैक करें। मुद्दों पर बात होना चाहिए। सदन की अपनी एक गंभीरता है जिसको जनता भी अब देखती है। पहले तो ये हो जाता था कि खबरें मिलती थी प्रिंट के जरिए, लेकिन अब सब कुछ दिखता है। और एक बात जरूर कहेंगे कि भाई ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। समझना होगा, क्योंकि आज ये नहीं कि शब्दों के जरिए हम तस्वीर को अपने दिमाग में बैठा लें, आज सब कुछ साफ दिखाई देता है। तो इस तरह की भाषा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। दोनों के लिए संदेश है, और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जब बात कही तो शायद वो दोनों के ऊपर लागू होती है, डिप्टी सीएम के ऊपर भी और पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर भी। दोनों को ये सोचना होगा कि वो एक तबके के नेता हैं और सारी जनता उन्हें देख रही है, इसलिए मर्यादा का ध्यान रखें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।